नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री लखन पासवान ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बिहार में क्राइम करने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, उसका इनकाउंटर जरूर होगा। राजद को लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज पर स्थापित करना। अरे भाई, राजद के लोग चाहते हैं बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना। यदि बिहार में क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यदि बिहार के अंदर क्राइम करेंगे तो उनका इनकाउंटर होगा ही। और जिनका इनकाउंटर होता है, जो क्राइमर जो होता है वह किसी जात का नहीं होता है। क्राइमर किसी जात का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता। क्राइमर का एक अपना ही जात है। वह किसी व्यक्ति को भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और क्राइमर से यदि विपक्ष के लोग को सरवारी ही निभाना है, संबंध ही निभाना है, रिश्ता ही निभाना चाहता है, तो इसका मतलब बिहार में सुशासन का मतलब उनको नहीं है। बिहार में चाहते हैं 90 के दशक वाला जंगल राज को स्थापित कर देना, बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना, विकसित बिहार नहीं बनने देना, बिहार में उद्योग धंधा का जाल नहीं बिछने देना। क्या चाहते हैं बिहार विपक्ष चाहते हैं कि बिहार को फिर उसी गाली के नाम से जाना जाए। यार, बिहार जो है भारत के अंदर एक अपना गौरवशाली कथा के साथ खड़ा हुआ है। इसके लोग को दिमाग में जाति का कीड़ा करता है। बिहार में यदि उनके जाति का ही क्राइमर हो तो क्राइमर क्राइम करेगा तो उन पर कार्रवाई होगा ही। बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के डंडा उन पर चलेगा ही। विपक्ष को जितना करना है कर ले। जिस प्रकार विपक्ष को आप देख रहे हैं जो लगातार बिहार में जो विकास हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद रह गया है। तो चाहता है बिहार में जंगल राज। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट छात्र मामले को लेकर अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस बजट सत्र में विपक्ष के विधायकों का कहना है कि जो सरकार नीट मामले में किसी बड़े आदमी को बचा रही है और ऐसे में जो पीड़ित परिवार से इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सीपीआई माले के विधायक संदीप गौरव ने कहा कि आज इसको लेकर हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आए और वॉकआउट करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सोई है और गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम लोग कार्य स्थगन भी देंगे और वहां पर भी हम लोग बात रखेंगे। उम्मीद है कि चर्चा होगी। नहीं, उम्मीद तो हम लोग कल भी कार्य स्थगन लेकर के आए थे, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि नीट छात्रा के मामले में उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि बिहार की सरकार उनके मामलों को दबाना चाहती है, डीजीपी तक दबाना चाहते हैं और उनको इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के भी इसी सवाल पर धरना हो रहा है। दावे तो बड़े बड़े 24 घंटे में अपराधी को पकड़ेंगे, ये करेंगे। देखिए, दावे करना सरकार का काम है। हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी को डॉक्टर ने लिख दिया है कि सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम आपको डींग हाँकना है। अब वो तीनों टाइम यही कर रहे हैं कि पाताल के नीचे से खोज के लाएंगे। बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बात है। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहां तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहां पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिला है। ये हम लोग सरकार का सवाल है कि मुस्लिम और यादव जो है वही अपराधी है, उसको टारगेट कर रही है यह सरकार। क्या बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। अब देखिए, टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये इस काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अपराध हो रहा है, उसको
कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज करना है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी की गोली लगने की खबर है। एनकाउंटर के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। राजद के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य में एक खास जाति और खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के मंत्री गैर यादव और गैर मुस्लिम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं है। और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है, न कोई बचाता है। इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह है जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है यह सरकार यादव जाति को टारगेट एकदम मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार। सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है। और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। आपने सीएम नीतीश कुमार को पगला कहा है, आपके विधायक लोगों ने कह रहे कि सभी विधायक का इलाज करवाएंगे, बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के। सवाल है, कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, ये सब लोगों ने कहा है। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं। उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं, खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक करे, समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के 25 जिलों में चीनी मिलें खोले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष बिहार में 3 नए चीनी मिल शुरू हो जाए। इस संबंध में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई जो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि पुराने चीनी मिलों के पंडाल नए चीनी मिल की स्थापना संबंधी राज्य में उद्योग के विकास रोजगार सृजन 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 2025-30 के अंतर्गत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अगर पुरानी बंद चीनी मिल को खोलने का चरणबद्ध रूप से परिचालन तथा नई चीनी मिल को स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। कई अलग सचिव हुई हैं, मेरे विभाग के भी सचिव उसके सदस्य हैं। मैंने लगातार इस विषय पर आपको जानकारी भी दिया है। चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। अतः निजी सरकारी जमीन की उपलब्धता की समीक्षा चीनी मिल के आसपास 30 से 40 हजार एकड़ गन्ना खेती की आवश्यकता होगी। चीनी मिल के स्थल चयन के पुराने बंद चीनी मिल संज्ञान लिया जा सकता है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को नई चीनी मिल के लिए स्थापना हेतु 1 एकड़ भूमि पर चयन हेतु गन्ना विभाग पटना द्वारा पत्र निर्गत किया। लगभग 25 जिलों के जिलाधिकारी को हम लोगों ने लिखा है। इसमें से मैं बता देता हूं जो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, शिवहर, सिवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, सारण और अन्य जिलों में का भी मैंने विभाग के द्वारा हमारे अधिकारी लगातार विशेष कमिश्नर सभी लोग इस विषय पर बैठक कर तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस पर काम भी चल रहा है। लगातार सदन में मुख्यमंत्री घोषणा किया था नई चीनी मिलों को लेकर और हम सब और सरकार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछवाड़ी सरकार में जो बंद करे चीनी मिल है नई चीनी मिल के लिए हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और उनसे रिपोर्ट मांगा है। बहुत जल्द ही रिपोर्ट करने के बाद तब कार्य भी होने लगे। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है जो जल्द ही रिपोर्ट से सौंपेगी। जैसे आपको बता देना चाहते कि मधुबनी के रैया में सत्र मिंजोर सहकारिता विभाग के संपर्क किया गया है। उनका भी जल्द ही उसको करने में आएगा जो उस पर काम भी चलेगा और बहुत जल्द सरकार आपके बीच रिपोर्ट सौंपेगी। तो पूरी तरह सरकार गंभीर है इस विषयों को लेकर। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी ये तो सभी जानते हैं कि बिहार की चीनी बंद की। हम ये जानना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कठिन काम है आपकी दोबारा उसको चालू करना। क्या 2030 तक या 2029 तक आप कितनी चीनी जो बंद पड़ी चीनी है वो चालू कर पाने की? देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना और पूरी तरह से कई बार मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा है, माननीय वित्तमंत्री जी ने भी सदन में कहा है कि रोजगार को बढ़ावा देना है, इतिहास के पलायन को रोकना है और ये रोजगार के माध्यम चीनी मिल ही होंगे। अगर चीनी मिल हिंदे खोलने में कल अब बहुत जल्द आपके बीच सासा मूसा का भी बहुत जल्द आपको मतलब प्रगति का रिपोर्ट भी सौंपेंगे, चक्री रैयाम का भी सौंपेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि 25 जिलों से हम लोगों ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा है जमीनों का
वो जल लाने पर हम आप बता देना चाहते हैं कि बिहार के स्वयं को रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है और इस पंचवर्षीय योजना में कई चीनी मिलें, संख्या की मैं गिनती नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि बंद करो चीनी मिल, नई चीनी मिल पर काम चल रहा है। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट आप लोग को जमीनी पहले थी चल रही वो दूसरे विभाग पर ट्रांसमिट हो गई, उस पर क्या यहीं पे चीनी मिलें खुलेगी उसी जमीन पे या फिर नई जमीन की तलाश की जा रही है? हम लोगों ने जिलाधिकारी से मांगा है, अगर हमको 100 करोड़ में जमीन मिलती है, हमको 7 करोड़ में जमीन मिल जाएगी तो हम क्यों नहीं वहां खोलेंगे? सरकार उपलब्ध कराएगी, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग जो चीनी मिल का जमीन ज्यादा को दे दिया गया, उसमें भी हम लोग उद्योग विभाग के द्वारा उद्योग लगाया जा रहा है। हम लोग जमीन का उपलब्ध कराने का मांग किया है और चीनी मिल का खोलने का लक्ष्य सरकार का है, हम लोग जल्द इसको पूरा करेंगे। अब देखिए बारसिली जनता चीनी मिल जहाँ बंद किए थे वहाँ पे उद्योग विभाग को दिया गया है, उद्योग विभाग खुद लगा रहे हैं, ये कौन सी बुराई की बात है? अब मैंने कहा कि 30 से 40 हजार एकड़ में गन्ना की खेती। अब विकास लोग तो कहने विकास की बातें जब होगी तो उसमें तो चीनी मिल, मैंने पहले भी कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने जमीन का उपलब्धता कराने को कहा है। जैसे हम लोग के पास उपलब्धता का रिपोर्ट आ जाएगा हम लोग आपको भी साझा करेंगे, बहुत जल्द करने जा रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा सकरी और रैयाम और सासा मूसा, सकरी और रैयाम सासा मूसा इसी वर्ष में आपको रिजल्ट देगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में गर्मी की आहट के बीच अभी भी हल्की ठंड का असर है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह शाम हल्की ठंड का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ रहा है। हालांकि दिन खुलने के बाद चटक धूप निकल रही है। धूप की गर्माहट लोगों को अभी बड़ी राहत दे रही है। धूप खिलने के बाद लोगों को ठंड का एहसास जरा भी नहीं हो रहा। मौसम विभाग के अनुमान बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि अगले 7 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर मध्य बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी तरह दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अधिकतम तापमान 24 से 26 और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान दिन का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा बीच का पारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इस दौरान 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पछुआ हवा बहेगी। दिन का मौसम शुष्क तो रात में ठंड का असर बरकरार होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।